हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब सही चल रहा होगा। ये क्लास पहले जो हुआ करती थी 12 से 2 हुआ करती थी, दो क्लासें। अब इसका थोड़ा शेड्यूल हमने चेंज कर दिया है क्योंकि बच्चे यूट्यूब पे इतने सीरियस बच्चे तो आते नहीं हैं। तो वो ज़्यादातर करते क्या हैं, वो क्लास सेकंड क्लास में आते ही नहीं थे, इसीलिए क्लास को हमने 2 कर दिए हैं। एक क्लास सुबह 12 से 1 और दूसरी क्लास जो है 6 से 7 है, जो आपको मिलेगी MCQ की मिलेगी क्लास 6 से 7। ठीक है, तो ये आप लोग ना देखते रहिएगा, ये ना सोचिएगा ये रिकॉर्ड ये कोई क्लास जो है पेंडिंग पड़ी हुई है, पेंडिंग नहीं है, बिल्कुल नई नई क्लास है। कल जो 6 से 8 6 से 7 क्लास डली थी, क्लास नंबर 11 थी, आप उस पर जाके देख सकते हैं, थंबनेल लगा है। आज क्लास 12 है। ठीक है, अब 3 क्लासें चल रही हैं, 3 घंटे क्लास चल रही है हमारे चैनल पे। फर्स्ट जो क्लास चल रही है वो 12 से 1 चल रही है, जिस 12 से 1 में आपको जो है फिलहाल एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है। आज भी एनसीईआरटी में हम लोगों ने स्टार्ट करा है, गवर्नर को, संघ की यूनियन स्टेट की कार्यपालिका को स्टार्ट करा है। अब जो क्लास है 6 से 7 है, 1 घंटे की क्लास है। इसमें आज 30 नंबर क्लास है, हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्लास है। ठीक है, और एक क्लास और चल रही है हमारी 8 से 9। 8 से 9 जो ज्योग्राफी करना चाहते हैं वो उसके अंदर आ सकते हैं। ज्योग्राफी से संबंधित PYQ सीरीज है, वो नई MCQ सीरीज नहीं है। नई MCQ सीरीज नेक्स्ट वीक से चलनी स्टार्ट हो जाएगी ज्योग्राफी की भी। तो 3 क्लासें चल रही हैं अभी हमारे, रोज 3 घंटे क्लास चल रही है आपके लिए, जो स्टेट PCS UPSC के लिए, यूपी PCS के लिए, स्टेट PCS के लिए जो डेडिकेटेड है। मेरा चैनल एकमात्र डेडिकेटेड है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। आज की क्लास हम 12 नंबर क्लास देखेंगे, तो चलेंगे कल आगे। क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, 500 क्वेश्चंस की सीरीज हमारी चल रही है। 500 क्वेश्चंस में से कल जो क्लास हुई थी हमारी, कल कल 11 थी। कल 11 क्लास में हमने 158 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज जो क्लास चलेगी क्लास 12 है, और क्लास 12 के अंदर जो हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं 159 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। तो 159 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन के संदर्भ में, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान जो है ये अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? जो गाजा में हो रहा है, जो हमास में हो रहा है, इसके संबंध में ये संस्था दोबारा चर्चा में आ गई है। मगर आप लोग जानते ही हैं, जब अमेरिका सामने हो तो संस्थान भी बैठ जाते हैं। आखिर में ये संस्थान भी बैठ गया, मगर UPSC की नज़र में ये संस्थान आ सकता है, इसीलिए हमने इस संस्थान का इसमें डाला है। ये जो संस्थान है ये 1993 में इसका निर्माण किया गया था। 1993 में इसका निर्माण किया गया था संस्थान। और दूसरा, इस संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हेडक्वार्टर है इसका। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हेडक्वार्टर है। पहला है, उसका ऑप्शन क्या दे रखा है? यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अधीन काम करता है। ये थोड़ा सा देखना होता है आपको UPSC वालों। जैसे अब मैं मजबूरी भी है आपकी, कैसे मैं कहता हूँ, हिंदी माध्यम के अखबार तो ये कवर करते ही नहीं है UPSC का मैटर। वो बने ही चाय की दुकानों के लिए हैं मोस्टली, क्या ना, वो बने ही चाय की दुकानों के लिए हैं या बस टाइम पास के लिए हैं। UPSC जैसा कंटेंट वो लोग कवर करते ही नहीं है। मगर कवर भी वो कहाँ से करें, उनके पास ज़्यादातर एडिटर ही नहीं होते हैं। मगर ये जो देखेंगे हम, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की हम बात करें तो इसके अंदर आप लोग ये याद रखना, यह राष्ट्रीय मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अधीन काम नहीं करता है। ये जो संस्थान है ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, यह 2 संस्थानों के साथ काम करता है, उनके अधीन नहीं है, सुपरविजन में काम नहीं करता। कौन कौन सी? एक संस्थान है UNDP, ध्यान रखना, UNO नहीं, UNDP। दूसरा संस्थान जो है, यही संस्थान जो लिखा हुआ है, कौन सा? ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ये इनके साथ काम करता है, इन दोनों के साथ मिलकर काम करता है, इनके अधीन काम नहीं करता। ये जो संस्थान है राष्ट्रीय मानवाधिकारों के वैश्विक गठबंधन, क्या है? ये एक ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस, स्वतंत्र रूप से काम करता है, ये किसी के अधीन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, भारत इसका एक सदस्य है। यस, भारत इसका संस्थापक सदस्य है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा? ये होगा 2।
सही है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भारत ने ही इस संस्थान के बनने के बाद भारत में जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की थी। 1992 में इसका आया गया था बिल, और 1993 में स्थापना की गई थी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। और ये जो सिद्धांत है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, भारत के सिद्धांत हैं, किसी भी देश के सिद्धांत हैं, वो इसी संस्था ने बनाए थे, ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, इसी ने उसका निर्माण किया था। और याद रखना, यही संस्थान ये बात कहता है कि नागरिकता से बड़े होते हैं मानवाधिकार। फैक्ट है, नागरिकता से बड़े होते हैं मानवाधिकार। नागरिकता कहती है जो जिस देश का नागरिक है वो उसी में रहेगा, जैसे अमेरिका कहता है जो जिस देश का नागरिक है वो उसी में रहेगा, जैसे भारत कहता है जो भारतीय नागरिक है वो उसमें रहेंगे। सम्मान करते हैं हम उस चीज का, मगर उससे बड़े होते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार का मतलब क्या होता है? मानवाधिकार का मतलब है जो एज ए ह्यूमन राइट आपको जो दिए गए हैं, ठीक है। जैसे भारत जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं या जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, इनको भारत निकाल रहा है, मगर भारत इनको मार पीट के या उसके नहीं निकाल रहा। भारत में तो बल्कि कुछ ऐसे भी एनजीओ हैं जो कहते हैं जो रोहिंग्या जो शरणार्थी आए हुए हैं, बांग्लादेशी शरणार्थी आए हुए हैं, भारत में इनको आधार कार्ड दिया जाए कि भारत में रह के ये लोग क्या कर सकें, भारत में रह के इनको शिक्षा मिल सके, स्वास्थ्य मिल सके। अगर आपको आधार कार्ड ही दे देंगे तो एक तरह से, वैसे आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र नहीं, मगर फिर भी मिल जाएंगे तो आप उनके आधार पे आप प्रमाण कर सकते हो कि हम नागरिक हैं। जैसे आज ही सुप्रीम कोर्ट का में एक केस आया हुआ है पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले का, वहां पे बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं जो 2020 में आए हैं, उन्होंने आधार कार्ड का इंतजाम कर लिया। आधार कार्ड के इंतजाम पे मुख्यमंत्री के उस जुगाड़ से उन्होंने मकान भी ले लिया मुख्यमंत्री कोटे से। वो कहते हैं कि हम यहीं के नागरिक हैं। जब उनको निकाला गया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर रखा है, उन्होंने कहा हमारे पास आधार कार्ड है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील को लिया ढक से, वकील से कहते हैं कि वकील साहब आप कानून पढ़ के नहीं आते। हम लोगों ने अपने कई फैसलों में कहा है आधार कार्ड इज द नॉट डॉक्यूमेंट ऑफ द सिटीजनशिप। आधार कार्ड जो है नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। आधार कार्ड आपकी आइडेंटिफिकेशन का प्रमाण पत्र है कि आपकी एज क्या है, आप कहाँ के हैं, ठीक है। तो इसीलिए भारत के अंदर वो नागरिकता के जो सवाल हैं और ह्यूमन राइट के सवाल हैं, ये दोनों उलझे हुए से सवाल हैं। मगर फिर भी भारत जो है नागरिकता के अधिकारों के साथ मानवाधिकारों का संरक्षण करता है। और विश्व में हम लोग एकमात्र देश हैं जहां हमारे मौलिक अधिकार हमारे नागरिकों को तो दिए गए हैं ओनली 5, और बाकी जितने सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं 12 से लेकर अपने 35 तक, उसमें सबसे ज्यादा दिए गए हैं विदेशी नागरिकों को भी दिए गए हैं। ये भारत ही कर सकता है इतनी बड़ी दिलेरी। भुगतान संतुलन के विषय में 151 ये, हाँ ठीक है। भुगतान संतुलन BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट के में विशेष आहरण अधिकार SDR स्पेशल ड्राइंग राइट के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट आप इसमें बताना कौन सही। ध्यान रखना, भुगतान संतुलन के विषय में जो SDR है, SDR को आप लोग पढ़ते हो कहां पे? IMF में पढ़ते हो SDR को। और SDR स्पेशल ड्राइंग राइट को क्या कहा जाता है? इसको पेपर करेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कागजों में ही होती है, ये करेंसी वास्तव में होती नहीं है। मगर हाँ, इस करेंसी में जो फिगर होती है उसके आधार पे कोई देश IMF से सहायता का उतने तक दावा कर सकता है जितने तक इनके पास SDR होता है। इसीलिए इसको पेपर करेंसी भी बोला जाता है। तो क्या है ऑप्शन देखते हैं। यह एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। यस, इस पे आप दावा कर सकते हो ये रिजर्व है, जिसे में IMF द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के रूप में बनाया गया है। यस, ये बात सही है। जो भी सदस्य देश होंगे, जितने भी सदस्य देश हैं IMF के, वो सभी SDR पे अपना दावा कर सकते हैं। SDR में वो अपना शेयर करते हैं, उसी के अनुपात में उनको सहायता मिलती है। IMF के मेंबर होने पे आप सुनते होंगे ना, पाकिस्तान कहता है कि हमको इतनी सहायता मिल रही है, भारत को तो इतनी से ज्यादा सहायता मिल चुकी है। मतलब वहाँ की विदेश मंत्री जी ने कहा था ये बात। विदेश मंत्री जी, खैर पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। वो लोग तो कहते हैं कि हम लोगों के पास जो हथियार वगैरह हैं वो तो भारत पे कुछ भी नहीं है। और वहाँ के लोग तो जब इंटरव्यू वगैरह करते हैं वो कहते ही हैं कि भाई पाकिस्तान जब चाहे भारत पे कब्जा कर सकता है। ये वह भगवान जाने किस तरीके से उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, चलो वो बात की बातें हैं। मगर पाकिस्तान का कोटा कम है SDR में, SDR के अनुकूल पाकिस्तान का कोटा कम है, तो उसे कम पैसे मिलते हैं। भारत का कोटा उससे काफ़ी विशाल है। भारत IMF में 11वें नंबर का कोटेधारी बन गया है अब तो वो SDR के अनुकूल ही रहता है। इसलिए SDR एक परिसंपत्ति होती है, एसेट्स होती है, मगर ये रिजर्व होती है, इस पर दावा किया जा सकता है, इसलिए इसको पेपर करेंसी कहा जाता है। अनु का भंडार के पूरक होती है, लिखा है ना पूरक, सप्लीमेंट, पूरक होती है। रुमाल नहीं है तो नैपकिन,
पूरक है, मगर रुमाल का काम नैपकिन नहीं कर सकता, ध्यान करना। एसडीआर का मूल्य 4 प्रमुख मुद्राओं अमेरिकी डॉलर, यस, यूरो, चीनी रेनमिनबी, जापानी येन के बास्केट पर आधारित है। ये लाइन होगी डियर गलत। एसडीआर का जो मूल्य है ना, एसडीआर का जो मूल्य है वो 4 नहीं 5 प्रमुख मुद्राओं के बास्केट से निकाला जाता है। और वो 5 प्रमुख मुद्राओं की जो बास्केट है ना, उसमें इसमें डॉलर है, यस, यूरोपियन यूनियन की यूरो है, चीनी है, जापानी है, इसमें ब्रिटिश पाउंड नहीं है। ब्रिटिश पाउंड भी होती हैं, 5 होती हैं। इन्हीं को कहा जाता है आईएमएफ बास्केट, करेंसी बास्केट। आंसर होगा केवल, ठीक है, भुगतान संतुलन, बीओपी, बीओपी में करंट अकाउंट, बीओपी में कैपिटल अकाउंट। इन दोनों को तफसील से पढ़ लेना, इस बार जरूर आएगा, क्योंकि भारत में बड़े संवेदनशील मुद्दे हो चुके हैं, रुपया लगातार गिर रहा है, ठीक है। और कल की क्लास जो ली थी, क्लास नंबर 11 जो हुई थी इकोनॉमिक्स की, कल जो क्लास हुई थी 6 से 7 बजे, उसमें भी मैंने आपको बताया था क्या रीज़न है क्या नहीं है रुपये के बारे में। और कल भी मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए थे उसमें। कारण क्या है, क्वेश्चन आने की संभावना प्रचंड है इनमें टॉपिक से। नेक्स्ट, निम्नलिखित आधार पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, कितने लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न कर सकते हैं। जो डियर इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के बढ़ने के वैसे तो कई कारण होते हैं मुद्रास्फीति के, मगर मेन कारण जो मुद्रास्फीति के बढ़ने के माने जाते हैं वो क्या होता है। सबसे पहला होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति। दूसरा होता है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ये 2 मेन होते हैं, मगर अपनी यूपीएससी, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ यूपीएससी जाती है। यूपीएससी ने 2022 में क्वेश्चन पूछा, इन पे नहीं पूछा, किसी और से पूछा। इन्फ्लेशन का एक रीजन और होता है स्ट्रक्चरल पुश ढांचागत प्रेरित मुद्रास्फीति। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो होती है, उसका कॉस्ट पुश जो इन्फ्लेशन होती है, उस इन्फ्लेशन के पीछे कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन के पीछे कारण क्या होता है कि जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं के निर्माण की लागतें बढ़ गई हैं, वस्तुओं के निर्माण की लागतें बढ़ गई हैं, इसीलिए महंगाई बढ़ गई है। कहते हैं ना महंगाई बहुत बढ़ गई है। सामने वाला आपसे कहते हैं कि मैडम क्या करें, आजादपुर से सब्जी लाते हैं, पहले आजादपुर से सब्जी आने के लिए पहले ऑटो लेता था 600 रुपये, अब ऑटो वाला 1000 रुपये लेता है। वो भी कहता है डीजल बढ़ गया, लेबर बढ़ गई। कारण क्या है, अब मैगी है, मैगी क्या करती है, मैगी धीरे धीरे वैसे 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14 रुपये मैगी हो गई है, मगर आप लोग नोट करना, अगर आप लोग यूपीएससी वाले हो तो उसका वेट भी कम होता जा रहा है। कारण क्या, लागतें बढ़ गई हैं रॉ मटेरियल की, तो लागत बढ़ने से भी भारत में महंगाई होती है। दूसरा रीजन क्या होता है, डिमांड पुश। डिमांड पुश के पीछे क्या काम करता है, डिमांड पुश के पीछे काम करता है कि मांग बढ़ गई है, मांग बढ़ गई है। विक्की कौशल की मूवी आई है छावा, अभी तक उसकी जो पहली 2 मूवी थी, अब नाम याद नहीं आ रही, उसकी दोनों मूवी फ्लॉप हो गई थी, तो उसकी प्राइस थोड़े से डाउन चले गए होंगे, ठीक है। अब छावा आई है, बम्पर ओपनिंग चल रही है, तो बढ़ जाएगी, कोई मांग बढ़ गई है, ठीक है। शाहिद कपूर जी की 2-3 फिल्में फ्लॉप हो गई हैं, जो लेटेस्ट आई थी देवा वगैरह आई थी, पता नहीं कौन सी, मैं भी गया था सिनेमा हॉल में देखने के लिए, कुछ कई शहर में गया था पढ़ाने के लिए, तो टाइम मिल नहीं रहा था, चंडीगढ़ था शायद उस समय में, तो टाइम काफ़ी था, तो मैं भी घुस गया सिनेमा हॉल में। चंडीगढ़ में वैसे टिकटें महंगी है, देखा तो खाली था,
और कुछ नहीं था मूवी में, पहले भी देख चुके हैं। तो उनकी क्या होगा, प्राइस कम हो गई, मांग हो गई। मांग बढ़ने से बहुत ज़्यादा कीमतों पे प्रभाव पड़ता है। स्ट्रक्चरल क्या होती है, स्ट्रक्चरल होती है जिस देश में ढांचागत सुविधा नहीं है, बंदरगाह नहीं है, पोर्ट नहीं है, वहाँ पे ज़्यादातर कीमतें बढ़ती है। रवांडा, हेती, युगांडा, वहाँ पे होती है। इनको हम सुधार सकते हैं, समय अनुकूल जल्दी सुधार सकते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है। भारत का कृषि क्षेत्र इसी से पीड़ित है। तो इसने क्या पूछा है, लागत। इसने पूछा है आप मुझे बताइए इस सेक्शन के बारे में बताइए। अच्छा, उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। उसमें पूछा गया है कितने लागत जनित। पहला है जमाखोरी व सट्टेबाजी, यस। कभी ध्यान करना यूपीएससी वालों, अगर दिमाग रखते हो तो, क्या कारण है, प्याज। वैसे तो हम लोग टमाटर, आलू, गोभी, बैंगन सब चीजें खाते हैं, मगर आपने कभी नोट करा सभी जिन्सों में, सभी सब्जियों में प्याज में ऐसी क्या खास बात है कि एक साल में निर्धारित है, फिक्स है, 100 से ऊपर चली जाएगी झटके से। मतलब ऐसे नहीं बढ़ेगी 45, फिर 50, फिर 48, फिर 50, फिर 52, फिर 50, फिर 55, फिर 52, फिर 50, फिर 55, ऐसे नहीं। इसमें तो टाइम लगेगा, सीधा बढ़ती है 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, साल में एक बार बढ़नी है। और कभी आपने नोट करा कि इसके प्राइस हैं वो क्या कारण है कि जब बढ़ते हैं तो वो बढ़ते हैं के से, और जब वो गिरते हैं ना तब सभी वस्तु की कीमतें गिरती हैं ऐसे। मगर प्याज की कीमतें भी ऐसे गिरती हैं और बढ़ती भी ऐसे हैं। अभी नोट करा आपने। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है प्याज की नासिक की, लासल गांव मंडी, लासल गांव सबसे ज्यादा। वहां के किसान दो तीन तेजियों में इतने संपन्न हो गए हैं कि उन्होंने वेयर हाउसेज, स्टोरेज बना लिए हैं बड़े बड़े, प्याज को स्टॉक कर लेते हैं वो। और उसके वो राजनीति में इतने सक्षम है ना, उनका दबाव है इतना राजनीति पे कि सबको पता है, मगर फिर भी कोई कुछ करता नहीं है, क्योंकि उनके साल की कमाई वही बम्पर कमाई होती है, वही खर्चे पूरे होते हैं। महाराष्ट्र में सभी किसान जो है आत्महत्या करते हैं, खासतौर से विदर्भ के एरिया में कपास के किसान तो है, प्याज का किसान कभी आत्महत्या नहीं करता, ध्यान रखना इस बात का। क्या रंग का, जमाखोरी और सट्टेबाजी। जमाखोरी और सट्टेबाजी होगी, रॉ मटेरियल स्टॉक में रह जाएगा, लागतें बढ़ जाएगी, उत्पादनकर्ता दुगनी गति पे उसको खरीदेंगे, दुगनी कीमत पे खरीदेंगे, लागत बढ़ेगी, वो कस्टमर पे डालेंगे, ये बात सही है। दूसरा है अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि। अप्रत्यक्ष करों मतलब जीएसटी। सीधी सी बात है, आज मैं अगर कोई वस्तु लेता हूं, वो वस्तु 100 रुपए की है, उसके ऊपर टैक्स लगता है 5%, तो 5% जीएसटी लगती है, वो मुझे पड़ती है 105 की। सरकार करती क्या है, वस्तु की कीमत तो 100 रुपए ही है, सरकार करती क्या है, जीएसटी बढ़ा देती है 18%। अब जीएसटी 5% थी, अब 18% लगती है, प्रत्यक्ष कर में आती है जीएसटी। अब वो वस्तु कितने की पड़ेगी मुझे, 118। क्या कहूंगा मैं, यार 13 रुपए वस्तु महंगी हो गई। मगर सामने वाला क्या कहेगा, साहब वस्तु तो 13 रुपए की आ रही है, मेरी कॉस्टिंग भी बढ़ गई, क्या करे, लागत ही बढ़ गई है। इसके ऊपर लागत अब की बार किस चीज की पड़ी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की लागत पड़ी है। कृषि उपज की प्रशस्ति कीमतों में वृद्धि, कृषि उपज की प्रशस्ति कीमतों, यस। एसएमपी, एमएसपी, एमएसपी, एमएसपी की कीमतें बढ़ेंगी, सरकार जो है कीमतों को समर्थन देगी, सरकार कीमतों को बढ़ाएगी, यस, कीमतें बढ़ेंगी आगे मार्केट में। अभी आप देख रहे हो गेहूं की कीमतें जो चल रही हैं कभी बैक नहीं मारेंगी, गेहूं हर साल प्लस हो जाता है, सरकार द्वारा प्रशस्तित कीमतें होती हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये तीनों ही लागत जनित मुद्रास्फीति की तरफ आगे बढ़ाती है। मगर ये जो है सेकंड वाला और सेकंड और थर्ड वाला है, ये जो लागत जनित मुद्रास्फीति को आगे बढ़ाता है, तो ये गुड कंडीशन मानी जाती है, इससे किसी का भला भी होगा, ठीक है। मगर जो फर्स्ट वाली है वो किसी विशिष्ट वर्ग का ही भला करती है। नेक्स्ट 162 क्या कहता है, ऑप्शन है अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन है, फिर क्या पूछा है इसने, हाउ मेनी ऑफ द अबव शुड सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेशनल इनकम टू कैलकुलेट पर्सनल इनकम। पीआई के बारे में पूछा है, पर्सनल इनकम, पीआई के बारे में इसने पूछा है कि पीआई क्या होती है। पर्सनल इनकम के सेक्शन में डियर आप याद देखोगे तो पर्सनल इनकम निकालने के बाद हम लोग उसके अंदर जो देखते हैं, हम लोग उसके अंदर कई चीज़ों को देखते हैं, कई चीज़ों को उसमें समावेशित किया जाता है पर्सनल इनकम के अंदर। पर्सनल इनकम को पर्सनल इनकम जो है, डिस्पोजल इनकम, पर्सनल इनकम कई को किया जाता है। पर्सनल इनकम को जब हम फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हम देश की नेशनल इनकम। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे देश की नेशनल इनकम करेंगे सबसे पहले।
उसके बाद करेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ, ये करेंगे, अवितरित लाभ करेंगे। थर्ड, परिवारों द्वारा दी गई निवल, निवल जो होता है ये नेट होता है, इंग्लिश में को नेट बोलते हैं, ब्याज अदायगी। मतलब परिवार जो ब्याज देते हैं वो लेते भी हैं देते भी हैं, उसकी नेट अदायगी माइनस निगम कर। निगम कर डायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे पर्सनल इनकम पे इनकम टैक्स लगता है, वैसे कंपनियों की इनकम पे जो इनकम टैक्स लगता है उसे निगम कर कहते हैं। इसमें अब एक चीज प्लस कर देते हैं, सब माइनस है, एक चीज इसमें प्लस करते हैं, फर्म व सरकार द्वारा परिवारों को किया गया हस्तांतरण। जैसे इसमें क्या आएगा, जैसे स्कॉलरशिप, पेंशन, कोई और भत्ता दिया गया, अलाउंस दिया गया, जैसे बेरोजगारी भत्ता दिया गया, ये ऐड कर देंगे क्योंकि ये एक तरह की जो ये क्या होती है सब्सिडी, ये जो होती है ना ये सरकार की एक तरह से क्या होती है, जनता की इनकम होती है, जनता की इनकम। अब इसको हमें पढ़ना है। सबसे पहला है नेशनल इनकम को तो पता ही है आपको कैसे निकालते हैं, दूसरा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो भी फर्में जो भी उत्पादन में कारक होते हैं ना, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं। सबसे पहला होता है लैंड, जो लैंड इस्तेमाल करते हैं उन्हें लगान मिल जाता है, किराया मिल जाता है। दूसरी होती है लेबर, लेबर को मजदूरी मिलती है। तीसरी होती है मशीन, मशीन से उत्पादन होता है, मशीन या प्लांट जो होता है। चौथा होता है उद्यमिता, उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप होता है, सॉरी पूंजी, पूंजी को मिलता है ब्याज, उद्यमिता को मिलता है लाभ, उद्यमिता को लाभ, पूंजी को मिलता है ब्याज, लेबर को मिल जाती है मजदूरी, लैंड को मिल जाती है क्या, लैंड को मिल जाता है किराया। इन सबको चुकाने के बाद जो कंपनी के पास बचता है, कंपनी ने जो जमीन ली है, जिस किराए पे अपनी जमीन है उसका किराया निकाल दिया, लेबर को मजदूरी दे दी, पूंजी का ब्याज निकाल दिया, लोन का ब्याज निकाल दिया, उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप ने लाभ ले लिया, अपना निवेशकों को लाभ दे दिया। अब जो उसके पास बच गया इन सबको करने के बाद वो होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो कंपनी के पास रहता है, कंपनी उसी से अपना विस्तार करती है, ध्यान रखना, उसी से अपना विस्तार करती है। परिवारों द्वारा देगी निवल ब्याज अदायगी, मतलब कुछ वो परिवार जिन्होंने ब्याज चुकाया उसे माइनस कर देते हैं, जो ब्याज मिला उसे जोड़ देते हैं, जोड़ घटा के बाद जो आता है वो निवल ब्याज होता है। तो इसमें क्या क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड में क्या 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 आएगा, अवितरित लाभ, यस, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको घटाया जाएगा नेशनल, उसको घटाया जाएगा पर्सनल इनकम में से, क्योंकि वो पर्सनल इनकम है ही नहीं उसकी। पर्सनल इनकम होती अगर वो पार्ट होता किसका, जमीन उसकी होती तब होती, ठीक है, पूंजी होती या वो उद्यमिता होती। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कभी भी किसी का पार्ट नहीं होता, वो नेशनल इनकम का पार्ट होता है। निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स कभी किसी भी नेशनल इनकम का पार्ट, टैक्स ना नेशनल इनकम का पार्ट भी नहीं होते हैं, टैक्स किसी का पार्ट होते ही नहीं है, क्योंकि जो भी आप इनकम लगाओगे तो उसके लिए शर्त है उत्पादन होना चाहिए, तो वस्तुओं का या सर्विसेज का। टैक्स का उत्पादन नहीं होता डियर, टैक्स इम्पोज होता है। परिवारों द्वारा निवल ब्याज अदायगी, ये मैं बता चुका हूं। जैसे परिवारों को जो ब्याज मिला उसे 100 रुपए का, उसने चुकाया ब्याज, सरकार को जो लोन दे रखा है,
सरकार को जो ब्याज चुकाया, जो उसने लोन ले रखा है सब कुछ चुकाया 50 रुपए का, तो उसका ब्याज हो गया 50 रुपए की ब्याज अदायगी है, ये माइनस कर देंगे उसकी। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों किसमें आते हैं? ये तीनों आते हैं पर्सनल इनकम में। डिस्पोजेबल इनकम, जीडीएफ, डिफ्लेटर, ये आराम से पढ़ना किसमें? नेशनल इनकम के चैप्टर में। नेशनल इनकम का चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नेशनल इनकम का चैप्टर एनसीईआरटी का जो बैच चला है, नेशनल इनकम का एनसीईआरटी बैच चला इंडियन इकोनॉमी का, इसमें भी करवाया है आपको। यूपी पीसीएस के स्पेशल, स्टेट पीसीएस, बिहार बीपीएससी के लिए अलग से स्टेट पीसीएस के लिए बैच चला है इकोनॉमिक्स का, उसमें भी करवाया है। यूपीएससी 2025 का बैच है बेटा, इसमें भी करवाया है। करना अब आपका काम है, मैं इसको करवा चुका हूँ। अब आपको रिवीजन मोड में आपको आना पड़ेगा, रिवाइज करना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा। अब समझने का टाइम आ चुका है। अगर अब भी नहीं समझोगे तो फिर अगले ही साल समझा जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? कितने मुद्रास्फीति के प्रभाव हैं? हाउ मैनी अबव द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। पहली बात याद रखना, मुद्रास्फीति जो है एक गुड सिंबल माना जाता है इकोनॉमी के लिए, मगर अति नहीं होनी चाहिए किसी भी बात की। तो मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव हैं ये हमें बताना है। पहला, वेतन भोगियों की क्रय शक्ति में कमी। यस, ये मुद्रास्फीति का प्रभाव होता है। क्यों? पहले 50,000 रुपये मान लो उसका वेतन है, क्योंकि वेतन तो सैलरी वालों का इतना नहीं बढ़ता, साल में एक ही बार बढ़ता है। प्राइवेट सेक्टर में अब तो कोरोना के बाद 2-2, 3-3 साल से बढ़ ही नहीं रहा है। मगर अगर उसका खर्चा पहले होता था 10,000 रुपये, अब महंगाई बढ़ गई है, क्रैश महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने के बाद क्या होगा? खर्चा होगा किसका? सैलरी तो बढ़ी थी, खर्चा हो जाएगा, महंगाई होगी 12,000 की, तो वो कहेगा क्या? यार क्रय शक्ति में कमी आ गई है। क्यों? वस्तुएं महंगी हो गई हैं, सैलरी उतनी ही है। तो वास्तव में मुद्रास्फीति का प्रभाव यही होता है। इसीलिए सरकार ने टैक्स में इस बार छूट दी है कि इस बार सरकार आपकी मुद्रास्फीति में तो कमी करेगी, आपकी इनकम भी बढ़ा देती है। पूंजी की लागत में वृद्धि के कारण ऋण संकट, ये भी मुद्रास्फीति का प्रभाव होता है। क्यों? जैसे ही मुद्रास्फीति होती है, महंगाई होती है, तो महंगाई होने के मोस्टली जो कारण होते हैं भारत में वो दो ही होते हैं, जो भी हमने पढ़ा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और क्या डिमांड पुश इन्फ्लेशन, जो अभी हमने पढ़ा है। इन सबको रोकने के लिए आरबीआई ही काम करता है, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी नीति 2016 स्पष्ट कहती है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का मोटिव क्या होगा? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। 4.4% का उसका वो है टारगेट, +-2 उसका टारगेट है। तो ये काम ही है, तो आरबीआई करता है। और आरबीआई इसके लिए क्या करता है? इंटरेस्ट रेटों में ब्याज की जो लागतें हैं वो ऊपर नीचे करता है। जैसे हमने पढ़ा है ना मॉनेटरी पॉलिसी में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो जैसे ही वो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्या करता है? ब्याज बढ़ा देता है। जैसे ब्याज बढ़ता है तो पूंजी की लागत बढ़ जाती है, और पूंजी की लागत में बढ़ती है तो उसके बाद क्या होता है? ऋण संकट खड़ा हो जाता है। कंपनी पैसा लेना चाहती है, बैंक देना भी चाहते हैं, मगर क्या करें? ब्याज की कीमतें ज़्यादा हैं। बैंक वालों के लिए ऋण संकट है, लोन दिया नहीं जा रहा, लोन वाले के लिए ऋण संकट है, लोन उचित मात्रा में मिल नहीं रहा है। तो ये भी सही है। दूसरा, मुद्रा का मूल्यह्रास, ये भी सही है। मुद्रा का मूल्यह्रास जब होता है, मुद्रा जब पैसा गिरती है, जैसे रुपया गिर रहा है, तो महंगाई बढ़ती है। महंगाई कैसे बढ़ती है? भारत इंपोर्ट करता है अपनी ज़रूरतों का 87% क्रूड ऑयल, गोल्ड, क्रूड ऑयल, ये सब करता है। और जैसे रुपया गिरता है इनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, कॉस्टिंग बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है, तो क्या होता है? लागत बढ़ने के साथ साथ ही महंगाई बढ़ती है। ध्यान रखना इस बात को। और मुद्रास्फीति का एक प्रभाव भी और होता है, इससे देश में आयात भी बढ़ जाता है, क्योंकि आयात सस्ता हो जाता है इससे। तो ये 4 प्रभाव होते हैं। इनमें क्या आएगा बेटा? सभी तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंटेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट चर्चा में है, चर्चा में है। दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ, उस शराब घोटाले की आंच तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक भी पहुंची है। आंध्र प्रदेश की जो एक नेत्री है, उस नेत्री की जमानत पे जो बहस चल रही थी, उसी सिलसिले में ये दोबारा एक्ट जो था प्रिवेंटेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये दोबारा आ चुका था। भारत में जो विदेशों से जो ब्लैक मनी आती है, या जो ब्लैक मनी का पैसा, भारत में ही जो ब्लैक मनी का पैसा जनरेट किया जाता है, जब इसको तुम मनी लॉन्ड्रिंग करके, मतलब ब्लैक को जो वाइट में ब्लैक मनी आई, ध्यान रखना इस बात को, दोनों में फ़र्क समझना। हिंदू के आर्टिकल ने बहुत बड़ी आर्टिकल छापा है इस पर। ब्लैक मनी आप जनरेट करते हो तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, आप अपनी सीमा में रहो, आप ब्लैक मनी जनरेट करो, ब्लैक को ही सर्कुलेट करो। आपको जो सज़ा होगी ना, मैक्सिमम सज़ा जो होगी, वो भी कई चरणों में जाके होगी, वो भी आपका वारा पड़ेगा पुलिस से या सीबीआई से। मगर आपने अगर ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश करी ना,
तो इन सबसे बड़ी संस्था है ईडी, इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। आप उसके चंगुल में फंस जाओगे, और वहां पे तो जमानत भी नहीं है। देख के आए हो ना, महाराष्ट्र के एक नेता जो बड़बोले नेता हैं, और दिल्ली के सीएम और उप सीएम जो है कितने समय तक अंदर रहे, और सीएम साहब को तो बाहर निकलवाया गया जानबूझ के, चुनाव था। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और समझना पड़ता है राजनीति को। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है उसको। हिस्ट्री को साइंस नहीं कहा जाता, ज्योग्राफी को साइंस नहीं कहा जाता, पॉलिटिकल के पीछे साइंस लगा हुआ है, विज्ञान है इसीलिए। ठीक है, तभी ये चर्चा में था, तभी ये डाला था। तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए, जिस देश के अंदर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने में आसानी रहती है बैंकिंग सिस्टम के द्वारा या शेयर बाजार के द्वारा, वो देश बर्बाद है। जैसे हमारा पाकिस्तान, पड़ोसी देश। यह अधिनियम अभियुक्त पर जमानत की मांग करते समय स्वयं को निर्दोष साबित करने का दायित्व डालता है। सही, सबसे यूनिक है ये, ध्यान करना यूपीएससी वालों। वैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारत का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 20, ये निर्धारित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्धि के लिए स्वयं पर दोष साबित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अभियोजन पक्ष ही उस पर क्या करता है, साबित करता है कि ये दोषी है, इसने मर्डर किया है, इसने चोरी की है, इसने चकारी किया है। जो भी करता है वो ही निर्धारित करता है। ठीक है, सामने वाले को निर्धारित नहीं करना पड़ता कि मैंने चोरी की है, वो चोरी करने का सामने वाला निर्धारित ये करेगा मैंने नहीं की है। मगर इसमें क्या है, इसमें सिर्फ जो अभियोजन संस्थान है, अभियोजन संस्थान अभियुक्त पे दोष लगा देंगे। अब उस दोषी को साबित करना है कि ये मैं निर्दोष हूँ। ये बिल्कुल यूनिक है, सीआरपीसी से बिल्कुल उल्टा है ये, ध्यान करना, मगर ये सही है। यह अधिनियम अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की की अनुमति देता है। यस, कईयों की कुर्की हो चुकी है ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में। यस, पीएमएलए के तहत अपराधों की जांच के लिए प्रवर्तन निर्देशालय उत्तरदायी है। यस, पीएमएलए के लिए यही उत्तरदायी है। पीएमएलए एक्ट जो आया था 2002 में आया था, ये एक्ट ब्लैक मनी को रोकने में सबसे बड़ी भूमिका रही है इसकी, सबसे बड़ी भूमिका। भारत में जो ये प्रॉपर्टी सेक्टर में, गोल्ड में जो मंदी आई हुई है ना, अचानक जो प्रॉपर्टी में कहते हैं कि ये सरकार के आने से मंदी आई है, सरकार के आने से मंदी नहीं आई है। सरकार ने तो जो मरी हुई संस्थाएं थी उनमें ऊर्जा दी है, उनको कहा है कि इसको तुम काम करो, इसके लिए तुम कुछ करो। और इसीलिए जो ईडी जैसी मृत संस्थान थी वो अब जिंदा नजर आ रही है। लोग कहते हैं ना कि ईडी का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा, ईडी का अब सदुपयोग किया जा रहा है। जैसे इलेक्शन कमीशन को कोई मानता ही नहीं था कि इलेक्शन कमीशन नाम की संस्था है। एक व्यक्ति आए थे, टीएन शेषन साहब, उन्होंने बताया था कि इलेक्शन कमीशन क्या संस्था है, संविधान क्या कहता है आर्टिकल 324 में हमारे बारे में। सुनो, उन्होंने बताया। जीएन खरे एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने बिहार से 15 साल की सरकार उड़ा दी। और उन्होंने क्या उड़ाई, उन्होंने एक ही बात कही, प्रक्रिया सही होनी चाहिए, कोई भी बूथ कैप्चरिंग नहीं होने दूंगा। एक पार्टी थी जो कहती थी कि चुनाव डालना माना तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जब तक बिहार में आलू है तब तक बिहार में डैश 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 है, ये कहा जाता था। मगर उन्होंने कहा कि प्रक्रिया सही होगी, और आखिर में उन्होंने चुनाव करवाया, और करवाने के बाद 15 साल सत्ता जो थी उड़ा दी उन्होंने। तो ऐसे ही ईडी है, ईडी को अब पावर दी गई है, ईडी अपना काम कर रही है, ब्लैक मनी को जनरेट नहीं होने देना। और प्रॉपर्टी में कीमतें जो हैं कम क्यों आ गई हैं, दो ही कारण है। प्रॉपर्टी में डिमांड करती थी ब्लैक मनी, अतिरिक्त पैसा। 2002 में जो पीएमएलए एक्ट बनाया था, ये एक्टिव हुआ पड़ा है 2016 से पूरा, और 2016 के अंदर ही प्रॉपर्टी के लिए एक्ट बनाया गया रेरा के कारण प्रॉपर्टी के अंदर नॉर्म प्रॉपर्टी को पूरा रेगुलाइज कर दिया गया, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी में मंदा है। इकोनॉमिक्स तो यूपीएससी वाला थोड़ा सा इन चक्रों में सोचा करो, दिमाग लगाया करो, ठीक है ना। और एक मैगजीन आती है, कोई भी एक मैगजीन पढ़ा करो मंथ की। प्रतियोगिता दर्पण आती है आगरा की, 125-150 रुपये होगी खैर अब तो। और स्टडी फॉर सिविल वो आती है, सिविल क्रॉनिकल सिविल आती है, कुछ ऐसी आती हैं, कई आती हैं, मतलब मंथ की, बढ़िया संस्थान की, सस्ती ना हो, बढ़िया हो। जीडीपी की गणना क्या बताया, सही बताना है। जीडीपी की गणना करने के लिए उपभोग व पूंजीगत दोनों वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यस, सही है। जो जीडीपी की गणना करते हैं ना, तो पहली बात याद रखना, जीडीपी की गणना में सिर्फ अंतिम वस्तुएं ही सम्मिलित की जाती हैं। अंतिम वस्तुएं मतलब अब इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे शर्ट बन गई, कपड़े से शर्ट बनी है, शर्ट ये अंतिम, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मगर शर्ट बनी है कपड़े से, फैब्रिक बड़ा है कॉटन के धागों से, थ्रेड से। धागे किससे बने हैं, कॉटन से, तो इनमें परिवर्तन होता गया। मगर शर्ट बनने के बाद अब क्या परिवर्तन करोगे,
पार्ले जी का बिस्किट, पार्ले जी का बिस्किट बना है मैदा से, ग्लूकोज से। अब अंतिम उत्पाद क्या है? पार्ले जी का मतलब जो कंज्यूमर ने जिस कैटेगरी में कंज्यूमर उसे डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है उसको माना जाएगा अंतिम वस्तुएं। जीडीपी कैलकुलेशन में अंतिम वस्तुएं होती हैं। अंतिम वस्तु, इकोनॉमिक्स अंतिम वस्तुओं को दो भागों में बांटती है। पहला, उपभोग वाली वस्तुएं, या इसमें सेवाएं भी आती हैं, जैसे पार्ले, दाल और अपना चावल, कपड़ा, मतलब कपड़े का मतलब शर्ट, उपभोग करी जाने वस्तुएं, पेट्रोल, डीजल। दूसरी होती हैं पूंजीगत वस्तुएं जो उत्पादन में सहायता करती हैं, जैसे औजार, मशीन। आप किसी कंपनी में जाओगे, कटर मशीन है तो कटर मशीन उसके लिए एक अंतिम उत्पाद है। कटर मशीन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कटर मशीन का उपयोग करके आप और जनरेट कर सकते हैं सर्विसेज को। तो यही इसने पूछा है कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए उपभोग व पूंजीगत वस्तुएं दोनों का उपयोग किया जाता है। यस, ये बात सही है। सेकंड, कुल उत्पादन का एक हिस्सा जिसमें पूंजीगत वस्तुएं भी शामिल है, अभी हम पढ़ चुके हैं। यस है, किसी अर्थव्यवस्था का सकल निवेश होता है। सकल निवेश का मतलब होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो टोटल इन्वेस्टमेंट करी है आपने कोई मशीन ली 1,00,000 रुपए की, वो आपका है नेट इन्वेस्टमेंट। इसमें माइनस कर दी जाती है डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, ठीक है, तब निकलती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ये बात सही है, ये भी सही है। मूल्यह्रास मतलब उस वस्तु की मूल्य में होने वाली कमी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये बोर्ड मैंने जब लिया तब इस बोर्ड की कीमत 3,00,000 रुपए थी। अब धीरे धीरे इस बोर्ड की कीमत कम हो जाएगी। आज ये बोर्ड बेचता हूँ, 1 साल भी नहीं हुए, 1 साल में मगर मैं बोर्ड बेचता हूँ तो ये 2,00,000 का बिकता है। तो 1,00,000 रुपए क्या है? 1,00,000 रुपए इसकी डेप्रिसिएशन है। 3,00,000 का लिया, 2,00,000 का बिक रहा है, 1,00,000 रुपए डेप्रिसिएशन है इसकी। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव के संदर्भ में इसमें भी मैंने ये डाला है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्यों डाला है? इसका कारण एक ही है। ये क्वेश्चन क्यों डाला है? इसका कारण एक ही है कि रुपए से संबंधित है, ये करेंसी से संबंधित है। करेंसी बड़ी चर्चा में है यार, रुपया बहुत गिर रहा है इस बार। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव के संदर्भ में क्या है? डेरिवेटिव एक शब्द है। डेरिवेटिव एक उनके पीछे लगता है जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू, छुपी हुई कीमत होती है उसकी, इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं डेरिवेटिव के पीछे लगने वाली, ठीक है। डेरिवेटिव जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला फॉरवर्ड ट्रेडिंग, दूसरा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। पढ़ते होंगे, अगर पढ़ा होगा तो आपने, कॉल एंड पुट ऑप्शन। कॉल एंड पुट ऑप्शन ये कानूनी बाध्यता देता है, लायबिलिटी है कानूनी। आपने अगर एग्रीमेंट कर लिया फ्यूचर के लिए आपको निभाना पड़ेगा, नहीं तो आप दोषी हैं कानून में। इसमें कोई नो लायबिलिटी, इसमें कोई लायबिलिटी नहीं। यह मानकीकृत वित्तीय अनुबंध है। यस, फाइनेंशियल है, स्टैंडर्डाइजेशन में है, जिसका कारोबार विनियमित स्टॉक एक्सचेंजों पर होता है। यस, ये बात सही है। करेंसी एक्सचेंज डेरिवेटिव इंस्टीट्यूट का एनएससी में, बीएससी में कारोबार होता है। यह सेबी और आरबीआई दोनों से विनियमित किया था। यस, सेबी इसके प्रक्रिया को, प्रोसीजर को निर्धारित करती है और आरबीआई करेंसी है इसीलिए इसको विनियमित करती है। करेंसी जो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव है, इनमें दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों का मतलब क्या है? आरबीआई और ये क्या नाम है, सेबी, दोनों इसको रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट, भारत में मुद्रास्फीति की माप में निम्नलिखित में विचार कीजिए। पहला, थोक मूल्य सूचकांक का आकलन चयनित वस्तुओं। यस, सेवाओं की थोक कीमतों। गलत, सेवा वस्तुओं व सेवाएं सीपीआई में आती हैं, डब्ल्यूपीआई में ओनली गुड्स ही आते हैं डब्ल्यूपीआई में, क्योंकि वस्तुओं की थोक मंडियां होती हैं। सर्विसेज की कभी थोक मंडी नहीं होती है। सर्विसेज का मतलब आप हेयर कट करवाते हो, सर्विस है। आप फूड लेते हो, खाना खाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, सर्विस है। कभी देखा रेस्टोरेंट वाले ने कहा हो आप पूरे 1 साल का खाना हमारे यहाँ खाइए, डिस्काउंट पाइए? नहीं।
वस्तुओं में होता है। आप 1 किलो आलू लेते हैं, 10 किलो आलू लीजिए, डिस्काउंट पाइए, वस्तुओं में होता है। थोक मूल्य सूचकांक का आंकलन चयनित वस्तुओं की थोक कीमतों में किया जाता है, सेवाएं इसमें नहीं है, इसीलिए ये गलत है। दूसरा, वर्तमान में WPI गणना का आधार वर्ष 2011-12 है, सही है। WPI का आधार वर्ष को इसलिए लिखा है मैंने, WPI का आधार वर्ष के लिए कमेटी बनाई जा चुकी है, रमेश चंद कमेटी बनाई जा चुकी है, नीति आयोग के जो सदस्य हैं उनकी अध्यक्षता में। तो WPI चेंज होगा। WPI बहुत पुराना हो चुका है, 2011-12 यार। डाटा को कंपेयर करने के लिए भी समय होता है, समय भी होना चाहिए, सही होना चाहिए, इसीलिए इसको चेंज किया जाएगा। मगर याद रखना फिलहाल 11-12 ही है। WPI का आकलन वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन आर्थिक सलाहकार का कार्यालय द्वारा किया जाता है। यस, WPI जो है वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कमेटी द्वारा जारी किया जाता है, कार्यालय द्वारा। ये मंथली आता है, हर मंथ के लास्ट थर्सडे को, वीरवार को, हर मंथ का लास्ट जो वीरवार होगा उस दिन ये इशू कर दिया जाता है WPI। भारत सरकार महंगाई को 2 पैमाने बनाती है, WPI CPI। WPI पे भारत सरकार मगर जो भी पॉलिसी बनाती है वो WPI पे बनाती है। CPI के आधार पर भारत सरकार की एक ही संस्था पॉलिसी बनाती है, वो है RBI। RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का जो आधार बनाती है उसे CPI पे बनाती है, WPI पे नहीं बनाती है। दोनों में ये फर्क है, याद रखना है दोनों फर्क। सामान्य स्थिति क्या चीज है? अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, ठीक है। यूजुअल स्टेटस अप्रोच कंसिडर। सामान्य स्थिति दृष्टिकोण केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार मानता है जिनके पास सर्वेक्षण की तिथि से 365 दिनों की अवधि के दौरान कोई लाभदायक कार्य नहीं था। ये फर्स्ट कंडीशन है। वर्तमान साप्ताहिक दृष्टि का खुशी का, ठीक है। देखो, बेरोजगारी का जो डाटा है ना, बेरोजगार कौन, हर व्यक्ति, सरकार, हर व्यक्ति कह देगा मैं बेरोजगार, मगर सरकार जो डाटा है बेरोजगारी का वो 3 आधार पर मापती है। सरकार का डाटा 3 आधार का, पहला तो सरकार मापती है जो 365 दिन तक जिसको रोजगार नहीं मिला पूरे साल। दूसरा, इसके बाद 7 दिन, साप्ताहिक बेरोजगार कहते हैं उसको। दूसरा है 1 दिन, अगर किसी को 1 दिन में 1 घंटे का भी रोजगार नहीं मिला तब भी वो बेरोजगार माना जाएगा, मगर वो 1 दिन का बेरोजगार माना जाएगा। तो पहला है सामान्य स्थिति दृष्टिकोण केवल उन व्यक्तियों को बेरोजगार मानता है जिनके पास सर्वेक्षण की तिथि से पहले 365 दिन की अवधि के दौरान कोई लाभदायक कार्य नहीं था। लाभदायक का मतलब जिसमें उसको पैसा नहीं मिला। दूसरा, वर्तमान साप्ताहिक दृष्टिकोण दीर्घकालीन खुली अस्थायी बेरोजगारी के निर्धारण में उपयोगी है। यस, ये बात सही है। दूसरा, किंतु मौसमी रोजगार के निर्धारण में नहीं, गलत। साप्ताहिक जो डाटा होता है ना, साप्ताहिक बेरोजगारी का जो डाटा होता है वो दोनों पैमाने पे उपयोगी होता है, मौसमी और दीर्घकालीन, दोनों पे उपयोगी होता है। मौसमी पे क्यों होता है डियर? मौसमी बेरोजगारी कभी 365 दिन थोड़ा ना होती है। मौसमी बेरोजगारी का मतलब ये है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, पूरे साल रोजगार तो रहता है मगर फिलहाल रोजगार नहीं है। इसीलिए सरकार जो है इसको मानती है कि 7 दिन का जो डाटा होता है, क्योंकि 365 दिन तक कोई बेरोजगार रहे ऐसा हो नहीं सकता, नामुमकिन सी बातें हैं, ठीक है। 7 दिनों का सरकार मानती है, बड़ा कंक्रीट मानती है, और 7 दिनों को जो है लंबी अवधि के बेरोजगारी के एनालिसिस करने में, और इसके साथ साथ ही वो एनालिसिस करती है मौसमी बेरोजगारी, तो वो दोनों को इसी पर आधारित करती है। तो आंसर होगा, ये गलत है, आंसर होगा केवल राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, ठीक है, चर्चा में था बजट में, क्योंकि बजट में कैंसर की जो दवाएं थी, कैंसर की दवाओं में 36 कैंसर की दवाएं हैं जिनके प्राइस कम कर दिया गया था। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, NPPA, क्या बताना है? सही है, हाँ क्या है? यह रसायन व उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग का एक संलग्न कार्यालय है। यस, यह रसायन और उर्वरक विभाग के अंदर ही काम करता है, इसी का यह संलग्न कार्यालय है। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल ही सही है। दूसरा, यह औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत औषध की कीमतों को विनियमित करता है। यस, कौन सी दवाई की कीमत कितनी रहनी चाहिए, मगर लाइफ सेविंग ड्रग्स होनी चाहिए। वो लाइफ सेविंग अगर ड्रग्स हैं वो उन्हीं के बारे में कीमतें निर्धारित करता है, कितनी होनी चाहिए, कितनी बढ़ानी चाहिए, कितनी घटानी चाहिए, कौन सी लाइफ सेविंग ड्रग्स में आना चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, सभी कुछ ये नियमित करता है। और उसको पावर जो है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को पावर मिलती है, ये 2013 के ड्रग प्राइस अंडर द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के द्वारा। तीसरा है, यह वार्षिक आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के अनुरूप औषधि की कीमतों को समायोजित करता है। गलत, करता तो वार्षिक आधार पर ही है मगर उपभोक्ता CPI के आधार पर नहीं, CPI नहीं, WPI के आधार पर कीमतों को संयोजित करता है, CPI के आधार पर यह कर नहीं पाएगा समायोजित, ठीक है।
ये इसलिए करता है WPI थोक मूल्य कि फैक्ट्री की दवाइयाँ क्या भाव बिक रही हैं, फैक्ट्री वाले उसको कितने पे बेच रहे हैं, उस पर निर्धारित करता है। कई कमेटियों ने कहा है मगर आप CPI पे निर्धारित कीजिए, क्योंकि दवाएं जो है मैक्सिमम जो है MRP पे ही बिकती हैं। कंपनियां जो रेट में बिलिंग करती हैं और MRP पे जो दवाइयां बिकती हैं, इनके बीच में बहुत गैप होता है। मगर 2013 का एक्ट ये बना हुआ है, इसमें कोई संशोधन किया गया नहीं है। मगर ये मैंने क्यों डाला है, क्योंकि कई कमेटी ने बजट के समय सरकार से कहा था कि आप लोग मूल्य निर्धारण कीजिए ऑन द बिहाफ ऑफ द MRP, क्योंकि आप ही लोगों का प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, उस पर आपको पता लगी रहा है कई दवाइयों पे 98% जो होता है छूट होती है। 98% जब आपको दिख रहा है और आपकी संस्था ही रेगुलेट कर रही है, तो अब दवाइयों पे भी CPI कीजिए। तब चर्चा में था, ये हिंदू में कई बार, इंडियन एक्सप्रेस में कई बार आर्टिकल आया, इसलिए ये क्वेश्चन में डाला गया था। तो आंसर होगा केवल 2 सही है। नई औद्योगिक नीति 1991 का देश आप समझ रहे हो, LPG के कोने पे देश खड़ा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के। अब ये क्या है, इसका उद्देश्य सरकारी नियंत्रण में आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी करके सार्वजनिक क्षेत्र की भूमि घटाना था। यस, नई औद्योगिक नीति ने कहा था LPG लाओ। LPG मतलब लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, सरकारी क्षेत्र को कम करो, प्राइवेट क्षेत्र को बढ़ाओ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ये पॉलिसी बड़ी कामयाब थी। मगर ये बात हो रहा है कि अपने समय में वो रेलवे को ही प्राइवेट नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने खुद अपनी बुक में लिखा था कि भारतीय रेलवे मोनोपोली का वर्ल्ड में सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट एग्जांपल है। सबसे बेस्ट मतलब सबसे अच्छा मोनोपोली में 100% रेलवे की मोनोपोली है। सबसे वर्स्ट क्यों है, सबसे खराब है, मोनोपोली की वजह से कोई सर्विस नहीं दी जाती। अब देखते रहे हो दिल्ली में जो हो गया इंसिडेंट, कोई इनका जिम्मेवार है? एक प्राइवेट कंपनी होती है, अगर उसके संग हो जाता है, एक अगर ये जो बसें चलती हैं प्राइवेट, इन बसों में अगर हो जाता है इतना बड़ा एक्सीडेंट, तब देखो क्या होता, गिरफ्तारी, तुरंत उसका ट्रांसपोर्ट का बंद कर देना। कारण क्या, वो प्राइवेट सेक्टर है। इसीलिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम क्या है, अपना रेगुलेटरी पॉलिसी बनाना है। उन्होंने तो अपनी बुक में बकाया था, यहाँ तक लिखा था कि दिल्ली में जो अशोका होटल है, सरकार का काम चाय पिलाना नहीं है। फैक्ट है, अशोका होटल में सरकार चाय तो बेच रही है, और 5 स्टार है, दिल्ली की इतनी बेशकीमती ज़मीनों पे है, मगर फिर भी नहीं चलता, लॉस में जाता है। और उसी के थोड़ा आगे प्राइवेट है, एक प्राइवेट है ताज है दिल्ली में, जैसे ताज शेरेटन है ITC का, ये प्रॉफिट में है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी करके सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिया घटाना सही है। इस नीति ने एकाधिकार व प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार की सीमाओं को समाप्त करके प्रतिस्पर्धा के नियमों में राहत दी थी। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। इससे पहले जो ट्रेड होता था वो क्या होता था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस किए जाते थे, मगर सरकार जो है इस बात को देखती थी कि मार्केट में खुल के जो है प्रतिस्पर्धा रहे। मगर वो दिक्कत क्या करते हैं, लाइसेंस राज दिक्कत करता था। जैसे अपने पिताजी से पूछोगे, इससे पहले सर्वश्रेष्ठ अगर जूता लेना है, लेदर का शूज अगर लेना है, तो एक ही कंपनी होती थी, बाटा। पसंद है बढ़िया, नहीं है तब भी बढ़िया, कीमतें ज़्यादा लग रही हैं तो मत लो, अच्छी लग रही हैं ले लो। अब क्या है, अब बाटा ही सांस घोट रही है, बाटा ही कंपनी कहीं नहीं है, ध्यान रखना। कारण क्या, बाटा ने अपनी मोनोपोली का इस्तेमाल करा, इसीलिए इसको लाया गया था कि ये क्या है, सीमाओं को समाप्त करके प्रतिस्पर्धा के नियमों में राहत दे। कंपटीशन होना चाहिए, जिस सेक्टर के अंदर कंपटीशन नहीं है वो सेक्टर समाप्त है, ध्यान रखना। जिस सेक्टर के अंदर कंपटीशन है वो तभी सर्वाइव है। जब तक टेलीकॉम में एक ही कंपनी थी ना, MTNL, तब तक किसी के घर में मोबाइल नहीं पहुंच रहा था, मोबाइल तो छोड़ो लैंडलाइन नहीं पहुंच रहा था, लोग STD पे जाके फोन करते थे, येलो कलर के बूथ हुआ करते थे। सरकार ने दरवाजे खोले, अब प्राइवेट कंपनी को एंटर किया, भारतीय कंपनी की सुनील भारती मित्तल लेके आए कंपनी एयरटेल। उसके बाद बनी 2000 में BSNL, MTNL से अलग करके। उसके बाद प्राइवेट कंपनियां आती गई, तो देख लो आज रेट क्या है, विश्व में सबसे कम टेलीकॉम सेक्टर के रेट है और हर किसी को मोबाइल मिल रहा है। सिमिलर यही रेलवे के अंदर है। MP मध्य प्रदेश ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया ट्रांसपोर्ट का। पूरे MP के अंदर एक भी सरकारी बस नहीं चलती है ट्रांसपोर्ट की, प्राइवेट बसें चलती हैं सारी की सारी। और देख लो प्राइवेट बसें इतनी शानदार हैं, प्राइवेट बस वालों ने अपने खुद के बस स्टॉप बना लिए हैं, जहाँ लोगों में उनके में कंपटीशन रहता है। नवीन बस स्टॉप, जैसे वहाँ पे मैं जाता था इंदौर पढ़ाने के लिए, चार्टर बस सर्विस है, चार्टर बस चलती है, चार्टर नाम कंपनी का है, उसका अपना एरोप्लेन की टिकट की तरह वो टिकट देते हैं, उसके बाद उनका बस स्टॉप है। और दूसरी एक कंपनी और है, उसकी ब्लैक कलर की बसें हैं, मुंह पे नाम नहीं आ रहा, उसका अलग से बस स्टैंड है। सबसे ज़्यादा सर्विस देगा यात्रियों को, यात्री उसी के बस स्टैंड में जाएंगे, क्योंकि बसें एक ही जगह चलती हैं। जैसे भोपाल गई, वहाँ से मैं भोपाल के लिए बस पकड़ता था,
तब मैं चार्टर को प्रेफर करता था। एक तो उसका बस स्टैंड जो है बड़ा साफ सुथरा था, दूसरा वो पानी भी साफ सुथरा देता था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा दोनों सही। क्लास है किसी की? अरे यार 2-3 क्वेश्चन हो रहे थे, चल कोई बात नहीं, इसका वो कर, हाँ कोई, इसका वो सेव कर दे। डियर, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल सुबह 12 से 1 एनसीईआरटी, 6 से 7 अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस। और दूसरा, इसमें कोई भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, कुछ होता है, डियर आप कमेंट कर दिया करो। और आपके पास मेरा टेलीग्राम लिंक भी है, टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और आपको दे रखा है मैंने व्हाट्सअप का भी लिंक दे रखा है। तो थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।